अमेरिका का एक जहाज ईरान ने गिरा दिया है और कई अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस खबर पर बात करेंगे। यह अमेरिका का बहुत बड़ा जहाज था और हवा में ही रिफ्यूलिंग करने का काम करता था। आप इसी से समझ लीजिए कि यह अमेरिका के लिए कितना बड़ा झटका है। और इसके बाद में इस खबर के अंदर दूसरा जो बड़ा पहलू है जिस पर बात होनी जरूरी है, इजराइल के अंदर, इजराइल में बड़ा हमला हुआ है, बड़ा धमाका हुआ है, 60 लोग घायल हो गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं और नेतन्याहू के 2 बयान निकल करके सामने आए हैं और एक तरीके से उन्होंने हाथ भी खड़े कर दिए हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार सामने आना पड़ा है, खुद से ट्वीट किया है उन्होंने। राष्ट्रपति पेजेस्कियान से क्या बात हुई है और भारत अब क्या करने वाला है, इस पर बात करेंगे। और मुस्तफा खामेनेई, कल उन्होंने पहली बार अपनी तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया था और आज सुबह सुबह फिर से उनका एक बयान, लेटेस्ट बयान निकल करके सामने आया है। यानी ताबड़तोड़ एक्शन अब जो हो रहा है उसमें पूरी तरह से छाप दिखाई दे रही है मुस्तफा खामेनेई की। और मुस्तफा खामेनेई की तरफ से आज सीधी धमकी दे दी गई है, बिल्कुल साफ साफ धमकी दे दी गई है। खाड़ी के देशों को भी बिल्कुल साफ साफ मैसेज दे दिया गया है, बिल्कुल साफ संदेश है, उस पर भी बात करेंगे। और यहीं से कहीं ना कहीं इस युद्ध का आगे का रास्ता वो तय होगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी जहाज की। अमेरिकी जहाज वो मार दिया गया है ईरान की तरफ से, ये खबर सामने आई है और बाकायदा ये कहा जा रहा है कि पुष्टि हो चुकी है इन खबरों की। अमेरिका का ये KC-135 विमान था जो कि इराक के अंदर गिराया गया है। इराक में ईरान ने इसको गिरा दिया है। KC-135 विमान ये हवा में रिफ्यूलिंग करने का काम करता है। इसका इस्तेमाल दूसरे विमानों में ईंधन भरने के लिए, फ्यूल तेल भरने के लिए किया जाता है। और आमतौर पर इसमें यह माना जाता है कि 3 क्रू मेंबर्स होते हैं, जिसमें पायलट, को पायलट और एक बूम ऑपरेटर जो रिफ्यूलिंग का काम करता है, कंट्रोल करता है। फिलहाल जो विमान गिरा है ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ये विमान गिरा है इसमें निश्चित तौर पर यह साफ हो गया है कि अमेरिकी सैनिक जो उस विमान के अंदर थे वो मारे गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी ही अमेरिका की ताकत है और अमेरिका की टेक्नोलॉजी, अमेरिका की ताकत, उसको ईरान लगातार निस्तेनाबूद कर रहा है। और एयर रिफ्यूलिंग जो विमान है दुनिया भर में बहुत कम मुल्कों के पास में है और ये अमेरिका की एक तरीके से ताकत है कि आप 5 समंदर पार करके भी किसी दूसरे देश में जाकर के आप हमला कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में इस तरह के विमान है। बाकी की दुनिया के जितने भी देश हैं उनकी आपस में लड़ाई है, बॉर्डर्स पर लड़ाई है, दुनिया भर में आपस में पड़ोसियों के साथ में लड़ाई है। चाहे भारत पाकिस्तान की बात कर लीजिए, भारत बांग्लादेश की भी थी एक वक्त में, तो आपस में यही रहा है। दुनिया का ट्रेंड यही है कि लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं होती है, बॉर्डर्स पर लड़ाई होती है। और ऐसे में एयर रिफ्यूलिंग विमान की जरूरत बाकी के मुल्कों को नहीं पड़ती है। लेकिन अमेरिका चूंकि अपनी दादागिरी पूरी दुनिया में जमाता है और अमेरिका ये कहता है कि भाई हम कहीं पर भी जाकर के ऑपरेशन कर सकते हैं, हम पाकिस्तान में ऑपरेशन कर देंगे, हम ईरान में ऑपरेशन कर देंगे, हम इराक में ऑपरेशन कर देंगे, जो उसकी सीमा से कई कई हजार किलोमीटर दूर है। अब ऐसे में जो अमेरिका से विमान आते हैं उनको किसी न किसी तरीके से जो है वो फिर जरूरत पड़ती है ईंधन की, और ईंधन भरने के लिए, रिफ्यूलिंग करने के लिए फिर अमेरिका ने स्पेशल विमान रखे हुए हैं। और ये स्पेशल विमान एक तरीके से आप ये कहिए कि हवा के अंदर बेस का काम करते हैं, क्योंकि कोई भी विमान बेस पर उतरता है तो हवा भरवाने के लिए उतरता है। और इतनी लंबी ट्रेवल करके जब विमान आता है तो उसको फ्यूल की जरूरत होती ही होती है। लेकिन अमेरिका ने स्पेशल विमान रखे हुए हैं और इनको अब अगर ईरान उड़ा पाने में कामयाब हो रहा है तो ये बहुत बड़ी ताकत है ईरान की। वहीं दूसरी खबर आप देखिए, दूसरी खबर जहां पर 60 लोग मारे गए हैं इजरायली खबरों के मुताबिक, और इजराइल इस बात की पुष्टि कर रहा है। इजरायली खबरों के मुताबिक नॉर्थ इजराइल में शुक्रवार की सुबह ईरान की मिसाइल का एक बड़ा हमला हुआ है। शुरुआती खबरों के मुताबिक इस हमले में अभी तक 60 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। देखिए, बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि
इजराइल पर दोहरा अटैक हो रहा है, उधर से लेबनान से हिजबुल्लाह वो अटैक कर रहा है, इधर से ईरान अटैक कर रहा है। और खामेनेई, जिनका आगे मैं अभी आपको ट्वीट पढ़ करके सुनाने वाला हूं, उनका जवाब पढ़ करके सुनाने वाला हूं, उन्होंने साफ कह दिया है कि भैया इजराइल को जितना ठोक सकते हो ठोको, कोई रहम मत करो इजराइल पर, क्योंकि सारी फसाद की जड़ वो इजराइल है और सारी फसाद की जड़ ये अमेरिका के बेस है। ये मुस्तफा खामनेई की तरफ से साफ कर दिया गया है। और अब जो हमले हो रहे हैं वो इजराइल पर बहुत जोरदार तरीके से हमले हो रहे हैं। और पिछली बार जब 12 रोजे की जंग हुई थी, आज 14वां दिन है इस जंग का, पिछली बार जब 12 रोजे की जंग हुई थी तभी इजराइल ने हाथ खड़े कर दिए थे और इजराइल ये कहने लगा था कि साहब किसी तरीके से छोड़ दीजिए, हमें निकल जाने दीजिए, हम यहां से इस जंग से निकलना चाहते हैं। तभी इजराइल जो रोने लगा था। और इस बार तो दुगनी ताकत से ईरान जो है वो मार कर रहा है, हिजबुल्लाह वो भी साथ में आ गया, पिछली बार हिजबुल्लाह भी नहीं था। और बाकी के खाड़ी देशों में हमला करके ईरान ने एक तरीके से जो मनोबल है वो गिरा ही दिया है। इजराइल के अंदर से लोग छोड़ करके भाग रहे हैं क्योंकि उनके पास में 2-2, 3-3 देशों की सिटीजनशिप है, वहां की नागरिकता है, इसलिए वो छोड़ करके भाग रहे हैं। तो इजराइल पर बहुत बड़ा संकट है इस वक्त में। और ऐसे में अगर 60 लोग वहां पर घायल हुए हैं तो जो भगदड़ है वहां से लोगों के छोड़ करके जाने की वो और बढ़ेगी, निश्चित तौर पर बढ़ेगी। और ये इजराइल के लिए, नेतन्याहू के लिए, उनके सरकार वहां पर चलाने के लिए आप ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उनके खिलाफ लगातार बगावत का बिगुल वहां पर सुनाई दे रहा है और बहुत मुश्किल होने वाला है उनके लिए। अब ऐसे में मुस्तफा खामनेई का एक बयान मैं आपको बता देता हूं और उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है उस पर चर्चा करते हैं। मुस्तफा खामनेई, उनकी तरफ से क्या कहा गया है वो भी आप सुनिए। मुस्तफा खामनेई ने अभी सुबह कुछ देर पहले उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया मुस्तफा खामनेई की तरफ से, और जिसमें मुस्तफा खामनेई वो कह रहे हैं कि मैं क्षेत्रीय देश यानी जो खाड़ी के देश हैं उनके नेताओं को सलाह देता हूं कि वो उन अमेरिकी ठिकानों को जल्द से जल्द बंद कर दें, क्योंकि उन्हें अब तक यह जरूर समझ में आ गया होगा कि सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के बारे में अमेरिका के दावे झूठ के सिवा और कुछ नहीं है। मुस्तफा खामनेई वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई ये अमेरिका के बेस खत्म करिए, हम आप पर हमला बंद कर देंगे, एक भी हमला आप पर नहीं होगा, आप अमेरिका के बेस खत्म करवा दीजिए, बंद करवा दीजिए, इनका बोरिया बिस्तर समेट करके इनको बोलिए बाहर निकले। और ये आपको अभी भी समझ में नहीं आया है क्या? क्योंकि देखिए अमेरिका जब इन देशों में आया, अमेरिका ने इन देशों को यही कहा कि भाई आप सेना के ऊपर खर्चा करेंगे, बेवजह सेना पर पैसा लगाएंगे, युद्ध वगैरह होगा नहीं यहाँ पर, आप ऐसा करिए कि आप हमारी शरण में आ जाइए, हम आपके ऊपर अपना सिर पर हाथ रख देंगे, यूएस की जो आर्मी है या यूएस की नेवी है वो आपकी सुरक्षा करेगी और आप पर कोई अटैक नहीं कर सकता है। आप पर अटैक किया यानी ईरान पर, अमेरिका पर अटैक किया। और यही कह करके इन देशों को कहा गया कि आप बिजनेस करो, आप छोड़ दो ये आर्मी वगैरह का चक्कर। वहां के लोगों को भी आर्मी से बाहर करवा दिया, वहां के लोग जो खाड़ी के देश हैं वहां के लोगों को भी जाहिर सी बात है अमेरिका अपनी आर्मी में रखता नहीं है। और वहां पर पूरी तरह से एक बिजनेस का माहौल जो क्रिएट किया अमेरिका ने और कहा कि भाई आप सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान दीजिए, बाकी ये सुरक्षा वगैरह का काम हम देख लेंगे। लेकिन अब सबको दिखाई दे गया और ये युद्ध के शुरुआती 2-4 दिनों में ही बयान सऊदी अरब की तरफ से और बाकी मुल्कों की तरफ से आए थे कि भाई ये तो इजराइल को बचा रहे हैं, हमें नहीं बचा रहे, ये हमारे साथ में नहीं खड़े हैं, ये सिर्फ इजराइल को बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि इजराइल में इनका सारा पैसा लगा हुआ है। अब ऐसे में ये जो दुखती रग है कि हमें बचाया नहीं जा रहा है, हमारी रक्षा नहीं की जा रही है, हमसे केवल पैसा ही लिया गया, हमसे लूटा, हमसे जो एक तरीके से लूट हुई, हमारी अब सुरक्षा नहीं हो रही है, इसी दुखती रग पर खामेनेई ने हाथ रख दिया। और खामेनेई कह रहे हैं कि भाई किस बात के भरोसे अभी भी बैठे हुए हो, कब तक इनको अपने माथे पर बैठा करके रखोगे, अपने सिर पर बैठा करके रखोगे, कब तक इनकी सेवा करोगे अमेरिकियों की यहां बैठा करके, कब तक इन अमेरिकियों को तेल मालिश करोगे? भगाओ इनको यहां से, ये किसी काम के नहीं है और ये कोई सुरक्षा आपकी नहीं कर सकते हैं। और यहां पर अगर आप ऐसा कर देंगे तो फिर आपके ऊपर एक सिंगल हमला नहीं होगा। देखिए अमेरिका यहां मिडिल ईस्ट में तभी तक है जब तक ये अमेरिकी बेस हैं। जिस दिन ये अमेरिकी बेस बंद हो जाएंगे, अमेरिका की औकात नहीं है कि वो आकर के यहां पर हमला कर पाएगा। ठीक है 1-2 हमले वो कर सकता है, लेकिन इतना लंबा वो युद्ध कर पाए बगैर अमेरिकी बेस के वो संभव ही नहीं है, क्योंकि 5 समंदर पार करके आप वहां से आएंगे साहब, इतना मुमकिन ही नहीं है कि आपके एयरक्राफ्ट वो झेल पाए
या कब तक जो है वो आप फिर एक ही तरीके से आप आकर के हमला कर सकते हैं कि आप यूएसएस अब्राहम लिंकन और जो बाकी के जहाज हैं उनको लेकर के आ जाए, उनको भी बेस के तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक अपुष्ट खबर आ रही है सामने और वो जैसे ही पुष्टि उसकी हो जाती है मैं वो खबर भी आपको बताऊंगा। एक युद्धपोत के ऊपर हमले की खबर आ रही है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के ऊपर हमला ईरान कर रहा है और ईरान इन देशों को जगाने का काम कर रहा है कि भैया आंखें खोल लीजिए, कब तक सोने का नाटक करेंगे, और ये आपके दोस्त नहीं है, ये आपके दुश्मन है, ये आपको आग में भट्टी में झोंक रहे हैं और ये छोड़ करके भाग जाएंगे। और ये अमेरिका की पूरी कोशिश ये है कि इस युद्ध में अब यही खाड़ी के देश आपस में उलझ जाए। अगर मैं ईरान को नहीं हरा पा रहा हूं तो ये आपस में उलझ जाए और मैं यहां से निकल लूं, क्योंकि उसका बहुत नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में मुस्तफा खामनेई की सलाह ये खाड़ी के देश मानेंगे। हालांकि खाड़ी के देशों का सिर्फ और सिर्फ यही डर है कि फिर अगर अमेरिका को हमने यहां से भगा दिया तो कल को ईरान यहां पर हमारे ऊपर सुप्रीम लीडर बन करके बैठ जाएगा और ईरान जो है वो तय करने लगेगा मिडिल ईस्ट की नीति को। देखिए, ईरान इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कभी ईरान ने इस तरीके से किया हो, ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं। और ख़ास तौर पर तब जब आपके सामने अमेरिका इतना बड़ा दुश्मन है, तो जाहिर सी बात है कई बार बड़े दुश्मन को निपटाने के लिए छोटे दुश्मन से अगर हाथ भी मिला लिया जाए तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। और ऐसे में जब खामेनेई इस बात का प्रस्ताव भेज रहे हैं तो खाड़ी के देशों को मुझे नहीं लगता है कि इस प्रस्ताव को ठुकराने में कोई बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब ऐसे में मैं बयान आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी साहब वो क्या कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी का बयान आया है, उन्होंने खुद से एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। मैंने मसूद पेजेस्कियान से इस क्षेत्र की गंभीर स्थिति पर बात की है। मैंने बढ़ते हुए तनाव, लोगों की मौत और नागरिक ढांचे को हुए नुकसान पर चिंता जताई है। भारत के नागरिकों की सुरक्षा व सामान और ऊर्जा की सप्लाई बिना रुकावट चलती रहे, यह भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मैंने शांति और स्थिरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। बातचीत व कूटनीति से समस्या सुलझाने की अपील की है। अब जरा समझिए इस बात को कि आखिरकार नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट के मायने क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये 14वें दिन उनका ट्वीट आया है। बहुत लंबा अरसा होता है 14 दिन, 2 हफ्ते लग गए आपको 4 लाइनें लिखने में। उस देश के लिए 2 हफ्ते लग गए जो आपका बरसों बरस से बहुत पुराना मित्र है, साझेदार है, दोस्त है। और उस दोस्त के बिना आपकी बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, देश में महंगाई बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है। और उस दोस्त के साथ खड़े होने में आपको 2 हफ्ते लग गए, और वो भी शायद तब जब ये एहसास हो गया हो कि ईरान अब हारने वाला नहीं है। शायद तब, मैं शायद शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे देशों को, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को यह लगता था कि ईरान सिर्फ 4 दिन का मेहमान है, ईरान को खत्म कर दिया जाएगा। और हो सकता है कि ब्रीफिंग किया गया हो अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों को कि हम खामेनी को खत्म करने वाले हैं, और तब ये जो है जंग की शुरुआत की गई हो कि आप ईरान के साथ में मत आना। और जिस वक्त में खामेनी को मारा गया उस वक्त में हो सकता है कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को लगा हो कि अब अमेरिका के मुंह पर खून लगा हुआ है, और अमेरिका ने जिस तरीके से वेनेजुएला से मादुरो को उठा करके वहां पर कब्जा कर लिया, यहां पर खत्म करके खामेनेई को, और अब जो है वो अमेरिका कब्जा कर लेगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि ये जो दुनिया भर के एक्सपर्ट हैं या जो दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो इस बात को क्यों नहीं देख रहे थे कि ईरान कोई छोटा मुल्क नहीं है, ईरान की ताकत कोई इकलौती खामेनेई नहीं थे। ईरान का जो स्ट्रक्चर है वो कोई ऐसा नहीं है कि वहां पर एक दिन आप एक किसी नेता को मारेंगे और दूसरे दिन वो देश घुटने पर आ जाएगा। ईरान का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अलग है। वहां का जो संविधान है या वहां की जो रिलीजियस लीडरशिप है वो अलग है, और वहां पर तख्ता पलट करना, वहां पर उस देश को घुटने पर लेकर के आना, ये कोई आसान काम नहीं है। और ऐसे में न जाने कौन सी पट्टी बाकी के मुल्कों को पढ़ाई गई, कि कौन सा चश्मा उनको दिखाया गया, उस कौन से चश्मे से उनको जो दिखाया गया और उनके कौन सी बात समझ में आई, समझ से परे है। अब नरेंद्र मोदी साहब ने खैर 2 हफ्ते के बाद में ट्वीट किया है, और वो कह रहे हैं कि मैंने बात की है, पेजेस्कियान से बात की है, और पेजेस्कियान से बात करके वहां पर लोगों की मौत को लेकर के मैंने चिंता जाहिर की है। फिर वो कह रहे हैं कि हमारी जो चिंता है वो चिंता इस बात को लेकर के है कि यहाँ पर तेल
या फिर जो सामान है, हमारी ज़रूरत का जो सामान है वो आता जाता रहे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो रुके नहीं। क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि भाई जो भी देश हमारे साथ में संबंध रखना चाहता है वो अमेरिका से अपना संबंध तोड़े, ये उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है। अब वहाँ तक तो नरेंद्र मोदी साहब मुझे कभी नहीं लगता कि वो जा पाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है वो, और जाना भी नहीं चाहिए। अमेरिका के साथ में भी हम पूरी तरह से अपने संबंध कट ऑफ क्यों करें? किसी दूसरे मुल्क के कहने की वजह से हमें अपने संबंध बिल्कुल कट ऑफ नहीं करने चाहिए। और मैं आज इस बात को डंके की चोट पर कहूंगा, हो सकता है कुछ लोगों को यह बात बुरी लगे। कोई भी बाहरी मुल्क, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, उनको भी ये कहने का कोई हक नहीं कि हम रूस से तेल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, और उनके कहने पर भी नहीं चलना चाहिए। और ईरान अगर ये कहता है कि भाई हमसे अगर आपको यहाँ से ऑयल शिप निकलवाने हैं तो अमेरिकी राजदूत को बाहर कर दो, तब भी हमें ईरान की ये बात कम से कम नहीं माननी चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि आपने जितना वक्त गुजारा, कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर एक सवाल खड़े करके चला गया। जाहिर सी बात है, आज ईरान इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक नया दुश्मन पाले, या ईरान इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी के साथ में कोई कटु संबंध दिखा करके अपनी मुसीबत और बढ़ाए। और भारत उसका जो पुराना साझेदार है, दोस्त है, उसके साथ में अगर आज अच्छे संबंध ना भी हों, लेकिन कम से कम बुरे संबंध ना हो, ईरान की कोशिश जरूर रहेगी। और ऐसे में नरेंद्र मोदी साहब का अब सामने आना कहीं ना कहीं एक मैसेज दिखाई दे रहा है कि वो चिंता जरूर कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन चिंता कहीं ना कहीं अपने लिए हो रही है। आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने तस्वीर दिखाई थी, वहां पर इराक से एक ऑयल शिप आ रहा था, और उस ऑयल शिप को ईरान की तरफ से ये कहा गया कि उस पर बमबारी हुई है, और उसके बाद में उसमें 3 लोगों की, 3 क्रू मेंबर की जान चली गई है। और वो गुजरात के कांधला पोर्ट पर वो ऑयल शिप जो है वो आ रहा था। तो ऐसे में सवाल खड़े हो गए, और कल जो है वो रणधीर जायसवाल, भारत विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से कहा भी गया, क्योंकि कल सारे चैनलों पर चर्चा चलने लगी कि भाई भारत के शिप जो है वो आ रहे हैं। और 2 तरीके से शिप चलते हैं, आप इस बात को भी समझिए। शिप की एक होती है ओनरशिप और एक होती है फ्लैगशिप। फ्लैगशिप का मतलब यह है कि उस शिप के ऊपर किसका झंडा लगा है, और ओनरशिप का मतलब यह है कि वो शिप कौन सी देश का है, उसकी कंपनी, जो मूल कंपनी है वो कहां की है, उसका जो मालिक है वो कहां का है, वो ओनरशिप में जो काउंट होता है। लेकिन फ्लैगशिप का मतलब यह है कि जैसे कोई बस जो है वो आपने ली, मान लीजिए कि राजस्थान से मैंने कोई बस खरीदी है, और मैं उसको अब दिल्ली का परमिट लेकर के, और दिल्ली में उसको मैं चला रहा हूं, या हरियाणा का परमिट लेकर के मैं उसको हरियाणा में चला रहा हूं या यूपी में चला रहा हूं, तो मेरे पास में जो परमिट है वो यूपी का है। अब यूपी की सरकार मुझे रोक नहीं सकती है, मुझे जो है वो एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने परमिट बाकायदा ले लिया है। मेरी बस नंबर जो है वो राजस्थान है, आरजे लिखा हुआ रहेगा वहां पर, लेकिन मैं यूपी में चला सकता हूं उसको। ये हो गई फ्लैगशिप की कंपनी कहीं और की है, मालिकाना हक कहीं और है, लेकिन वो भारत के साथ में है। भारत की फ्लैगशिप जो है, भारत का झंडा लेकर के वो जहाज चल रहा है, भारत के साथ में टाई अप है। तो 2 तरीके से शिप जो है काम करते हैं, और जहां पर अटैक होता है तो अटैक के समय पर भी ये देखा जाता है कि ये कंपनी, जो ऑयल शिप कंपनी है, वो किसकी है, इसकी फ्लैगशिप किसके पास है, ओनरशिप किसके पास में। तो बहरहाल इस वक्त में नरेंद्र मोदी वो बात कर रहे हैं, तो ये चीज झलक करके सामने आ रही है, और दुनिया इस चीज को रीड आउट कर रही है। और मैंने हर बार कहा है, बिटवीन द लाइंस चीजों को जरूर पढ़िए। कहा जा रहा है, जो दिख रहा है केवल उसी को मत मानिए, जो बोला जा रहा है और जो दिखाया जा रहा है केवल उसी को मत मानिए। उसके बीच में क्या है, जो बीच में छोड़ दिया गया है, खबर वहीं पर होती है। 14 दिन बाद में बात हुई है, 14 दिन तक बात हुई नहीं थी, और 14 दिन के बाद में जो बात हुई है, इसके बीच में क्या चीज है, ये यहां पर आपको खबर मिलेगी। तो बहरहाल अब जो स्थिति है वो लगातार गंभीर होती जा रही है। खामेनेई, मुज्तबा खामेनेई की एंट्री के साथ ही ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि ईरान किसी प्रकार के समझौते के कोई मूड में नहीं है। और नेतन्याहू का बयान चलते चलते मैं आपको बता देता हूं। नेतन्याहू वो कह रहे हैं कि भाई हम लगातार हमला करेंगे, और लगातार हमला करके जिस तरीके से ईरान को हमने पहले ध्वस्त किया है, और जोरदार हमला करके हम खामेनेई को खत्म करेंगे, और ये वहां के लोगों को तय करना है कि वहां के लोग क्या चाहते हैं। इस तरह की बात अब खामेनेई की तरफ से जो कही जा रही है, नेतन्याहू की तरफ से कही जा रही है, खामेनेई को लेकर के, ईरान को लेकर के। कुल मिलाकर के बहुत मजबूत नेतन्याहू नजर नहीं आ रहे हैं, और 2 दिन से तकरीबन ब्लैकआउट से हैं। वो जैसे वो बयान दे रहे थे, हर 2-4 घंटे में कुछ न कुछ उनका बयान आ रहा था, अब वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो बहरहाल लगातार मेरी नजर बनी हुई है, एक एक चीज
छान छान कर आप तक लाने की कोशिश है। जो कुछ इस वक्त में खाड़ी देशों में हो रहा है उसको समेट करके आप तक पहुंचाने की कोशिश है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।